मैं सऊदी अरब में जॉब करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी बीवी को 2 लाख दे जाता और कहता कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी बीवी फ़ोन करके मुझे बताती थी तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने बीवी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी बीवी को 50 लाख दिए तो मेरी बीवी ने एक नया मकान खरीद लिया। बीवी ने वीडियो कॉल पर मकान मुझे दिखाया तो मैं उसी वक्त इंडिया आ गया, मगर मेरा कलेजा फट गया जब वे आदमी, मेरा नाम अविनाश है, मेरे पापा मिस्त्री थे, एक बार किसी का घर बनाने के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से ज़मीन पर गिरे तो टांग टूट गई। काम कुछ समय तक बिल्कुल बंद हो गया और जो जमा पूंजी थी वे इलाज पर लगने लगी, जिसकी वजह से घर में भूखे रहने की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही पापा का हाथ बटाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पापा संभले तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसे बात नहीं रही थी, इसीलिए घर की हालत भी नहीं संभल पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी सहेली के बेटी कोमल से की थी। मेरी बीवी उम्र में मुझसे कुछ छोटी थी, मगर बहुत समझदार और सलीके वाली लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया था ताकि घर के हालत में बेहतरीन ला सकूं। शादी के बाद कुछ समय हंसते मुस्कुराते गुजरा और इस दौरान हमारे यहाँ पहले 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुईं और फिर एक और भी बेटी हुई थी। इन तीनों के आने के बाद घर में सब बिजी रहने लगे थे और उनकी छोटी छोटी शरारतों से लुत्फ़ उठाते हुए थे। मगर फिर हालत ने करवट ली। मेरे पापा को किसी का बड़ा घर तैयार करने का काम मिल गया। हम नहीं जानते थे इस बड़े काम से मेरे पापा ऐसी जिल्लत मिलेगी कि हमारा पूरा घर बिखर जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं संभल पाएंगे। पापा उस घर को बनाने में बिजी हो गए और पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे, लेकिन एक रोज़ उनसे ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तकरीबन 3 माह मेहनत से काम करके पापा ने उस घर का ढांचा तैयार कर लिया था और उस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए बिल्डिंग की तरफ भी खुलते थे। पापा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक रोज़ पापा अपने साथ बाकी मज़दूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और उसने पापा से कहा कि उस घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। पापा और उसके मज़दूर चाहें तो काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं था। पापा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है और लालच में आ गए कि दिन खराब करने से बेहतर है कि वे काम करते रहें। पापा ने घर के मालिक से कह दिया कि लोग इत्मीनान से अपना बाकी घर बंद करके चले जाएं। पापा अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने हाँ में सर हिला दिया और वो लोग अपना घर बंद करके चले गए। उस रोज़ मज़दूर भी वक्त पर फ्री होकर चले गए थे और पापा अकेले दीवार पलस्तर करने का काम करते रहे। ख़त्म होने पर पापा ने काम समेटा और घर के गेट को ताला लगाकर घर लौट आए। उस रात बहुत इत्मीनान थे कि जल्द काम ख़त्म हो जाएगा, उन्हें पैसा मिल जाएगा। मेरे यहाँ कुछ दिनों में चौथे बच्चे के आने की बारी थी। रात देर तक सब घरवाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें करते रहे और फिर पापा थककर सोने चले गए। अगले रोज़ सुबह सुबह हमारी आँख दरवाजे की खटखटाहट पर खुली थी। सब उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पापा के बारे
बारे में पूछा था। उस दौरान पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। पापा ने उनके सवाल पर अपना परिचय करवाया तो वे बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घरवाले ये सुनकर घबरा गए थे। मैंने घबराए हुए लहजे में उनसे वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर जो बात कही उस पर मैं हैरान रह गया। हम सभी पापा की गलती जानने से पहले इस खौफ में पड़ चुके थे कि अगर पुलिस किसी इल्ज़ाम पर पापा को लेने आ गई है तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। पापा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि पापा जिस घर को बना रहे थे वहाँ से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि चोर नए बने हुए घर और पुराने पीछे के दरवाजे तोड़कर घर में आया हुआ था और आराम से सारा सामान चोरी करके ले कर गया। घर वालों ने सारा शक पापा और उसके साथ काम करने वाले मज़दूरों पर लगाया था। इस घर के मालिक ने पुलिस को बताया कि मिस्त्री मज़दूर सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर चीज़ का जायज़ा लेते रहते थे और जब वो लोग इमरजेंसी में घर से गए तो मिस्त्री मज़दूर मौके का फ़ायदा उठाकर वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। पापा कस्में खा रहे थे कि ये सब सरासर इल्ज़ाम है। उन्होंने इस घर का एक भी रुपया नहीं उठाया था और ये बात मैं पापा के कहने से पहले जानता था। मेरे पापा ने मुश्किल हालात में भी कभी चोरी करने का नहीं सोचा था। हमने घर में कई बार भूखे रहे थे, अगर तब भी ये जुर्म नहीं किया तो पापा को क्या ज़रूरत थी ऐसा करते, जबकि अब तो हमारे हालत भी सुधर चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा पूरा घर छानबीन करके चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली भी मौजूद नहीं थी। जब कुछ ना मिला तो उन पुलिस वालों ने मेरे पापा को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और वहां से ले गए। वे मंज़र मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मंज़र था। मुझे ऐसी तकलीफ़ तो तब भी नहीं हुई थी जब पापा के साथ हादसा हुआ था और वे खून में लथपथ अस्पताल पहुंच गए थे। मेरा बूढ़ा बाप, जिससे घर से निकलते वक्त मैं इज्जत से उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता था, आज मेरी नज़रों के सामने उन्हें बदतमीज़ी से घसीट कर ले जाया गया था। हमारे कानून और सख्त किरदारों में इज्जत सिर्फ पैसे की या उम्र का लिहाज किसी में नहीं है और शायद यही वजह है कि हमारे देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। यहाँ जुल्म साबित होने से पहले ही गरीब के साथ मुजरिम की तरह सलूक किया जाता है। मेरी माँ सीना पीटती रह गई थी और मेरी बेटियाँ सहमी हुई थीं। मेरी बीवी अपना भारी वजूद लिए घबराई हुई मेरी माँ को संभालती और कभी अपनी बेटियों को बहलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने माँ को तसल्ली दी थी, उनको दरवाज़ा बंद करने का कहकर घर से निकला और सीधा थाने पहुंच गया। मैंने पापा से मिलने की बहुत कोशिश की मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उनका बड़ा भाई उस थाने में आम का सिपाही था और लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे मगर मुझे पापा के बारे में पता करके बता सकते थे। उस सिपाही ने मुझे बताया कि पापा की तरह बाकी मज़दूर भी खाली हाथ थाने लाए गए थे। सबने एक ही बयान दिया था कि अपना काम करके वहाँ से चले गए थे। उससे थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्हें रिहा कर दिया गया और चोरी का सारा इल्ज़ाम पापा पर आ गया था। पापा को जेल हो गई थी क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था कि जब तक उनका सोना और पैसा वापस नहीं करते तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस घर का पता किया और वहां पहुंचकर उन साहब के पास
चोरी हो जाने की जायज़ा लेने लगा। वहाँ अफ़सोस करने के लिए बहुत से लोग जमा थे। मैंने उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा बाप चोर नहीं है। मैं उसे निवेदन करता रहा कि वे पुलिस से कहकर असल चोर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा बाप सारी उम्र भी जेल बैठे रहे तो उनका सामान कभी नहीं मिलेगा। मेरी बात पर वे आदमी भड़क उठा और मुझे धक्के देने लगा। गुस्से से ना जाने मुझे क्या कुछ बोलता रहा था कि तुम गरीब लोग दुनिया के सामने मासूमियत का चोला ओढ़े रखते हो, खुद को शरीफ बनाए रखते हो। असल में तुम लोग के घर खाली करके अपनी जायदाद बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी बार बार फरियाद पर उसने सिर्फ अपनी जुबान के तीर नहीं चलाए थे, बल्कि मेरे मुंह पर तमाचा मारकर मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वे शख्स मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े उसी जैसे कुछ पढ़े लिखे खाते पीते लोग ऐसे भी थे जो मेरे साथ होने वाले रवैये पर दुखी हो रहे थे और उस शख्स को रोक रहे थे, मगर वे किसी की नहीं सुन रहा था। लोगों के रोकने पर उल्टा चीखने लगा कि उसके बच्चों की शादी होने वाली थी और सारा जेवर कुछ दिन पहले घर में लाया था और मेरे बाप ने उसे चुरा लिया है। वे बोल रहा था कि अब मैं अपनी बेटी और बेटे के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सुना न देने पर क्या अमीरों के यहाँ शादी नहीं होती। क्या मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब की हो या अमीर, सबके लिए अहम होती है, मगर बगैर सबूत के लोग एक गरीब बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को लालच दे रहे थे। मैं मायूस सा उठा और घर पहुंच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने घबराकर अपने साथ वाले का दरवाज़ा बजाकर अपनी बीवी और माँ का पूछा तो बोले कि शाम के वक्त मेरी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने की वजह से मेरी माँ उसे करीबी क्लिनिक में ले गई थी। मैं भागा भागा पहुँचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लिए सामने खड़ी थी। मैं माँ तक पहुँचा तो उम्मीद भरे लहजे में पापा के बारे में पूछने लगी। मैंने मायूसी से सर झुकाया तो वे गुमसुम हो गई। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और अपनी बीवी का पूछा तो एक नर्स मुझे मुबारक देने लगी, क्योंकि इस बार फिर मेरी बेटी पैदा हुई थी। पापा के बारे में बताते ही मेरी माँ का दिल टूटा और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे चुप करवाने पर बोले कि काश लालच ना करते और तुम्हारे बाप को ये काम लेने से मना कर देते। उनकी सेहत वैसे भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया, तसल्ली देता रहा कि पापा बेकसूर हैं और ये बात जल्द साबित हो जाएगी। मेरी बीवी की हालत संभली तो हम उसे लेकर घर आए। मैं पापा के लिए भी भाग दौड़ कर रहा था और उस रोज़ की जिल्लत को भुलाकर 2-3 मर्तबा दोबारा उस घर के मालिक के पास गया था, क्योंकि मुझे जैसा गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास भगवान का सहारा था और उसके बाद उस इंसान का आसरा था जो कि पापा को बेकसूर मानकर माफ़ कर देता, मगर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि हम उसका पैसा जेवर छुपा चुके थे। वे हर बार एक ही बात दोहराता रहा कि अगर मैं उसे उसका सामान लौटा दूं तो पापा को माफ़ कर देगा। इस दौरान मेरे पापा से मुलाकात मुमकिन हुई तो मैं उससे मिलने गया और मेरा सफ़र उनकी हालत पर जवाब देने लगा था। वे बहुत ही बुरी हालत में जेल के कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी बेटी को बताया तो वे खुश होने लगे कि बोली कि अपनी बेटियों को मेरे बारे में कुछ मत बताना, उनसे कह देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता वे ये बात सुनकर सोचने लगे कि शायद उनका दादा वाकई चोर है। मेरा दिल इन बातों पर तड़प उठा था।
गरीबी इंसान को कभी कभी इतना बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालत ऐसे नहीं होते। पापा को यूं बेगुनाह जेल ना काटनी पड़ती और मुझे किसी की मिन्नतें ना करनी पड़ती। मैंने ये बात पापा के सामने दोहराई तो वे मुझे समझाने लगे कि गरीब बुरी चीज़ नहीं है। इंसान के हालात और उसकी ज़िंदगी तो तय करने वाला भगवान है और भगवान कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। और गरीबी को गाली देने वाले तो ये अमीर लोग हैं जो गरीब को जुल्म की चक्की में पीसकर अपने आप को मुकम्मल और बेहतरीन इंसान समझ बैठते हैं। पापा को तसल्ली देकर लौट आया था और उसके बाद मुझे पूरा 1 साल बाद पापा से मिलने जेल भी जाना पड़ा था। पापा को वापस घर आना नसीब नहीं हुआ था। जेल में रहकर बीमार और कमज़ोर हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की परेशानी से बहुत चिंतित हो चुका था। 1 साल के बाद अम्मा का सब्र जवाब दे गया और पापा के इंतज़ार में ही दुनिया से चली गईं। मैं भी पापा को अम्मा की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था कि एक रोज़ पापा की मौत की खबर मिल गई और दोनों दुनिया वालों की जिल्लत से थककर भगवान के पास चले गए थे और मैं पीछे उनके सीने में गम दफन किए बीवी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी में लग गया था। मगर जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि मेरा काम पूरी तरह हर जगह से ख़त्म होने लगा। मैंने 2 साल बहुत मेहनत करने में लगाए थे मगर घर में भूखे की नौबत आ गई थी। अपनी मासूम बच्चों को भूख से बिखलाता देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से कर्ज लिया और पैसा जमा करके सऊदी पहुंच गया। मैं मॉल की सफाई का काम करता था मगर मैं पैसा घर भेजने के काबिल नहीं हो रहा था क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था धोखे से मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और यही बात मुझे परेशान कर दी थी। मगर एक रोज़ बीवी ने फ़ोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 2 लाख से उसने हमारी बेटियों के लिए ख़रीदारी की है और छोटा मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ था क्योंकि मैंने तो उसे एक भी रुपए नहीं भेजा था। बीवी की खुशी और बेटियों के चहकने पर मैं छिप गया था और कॉल काट कर सोच में पड़ गया। इस बात को भी भूल भी नहीं पाया था कि अगले माह फिर से मेरी बीवी ने वैसे ही रकम मिले जाने का बताया और कहा कि कोई बंदा उनको पैसे दे गया है और उनसे कहा कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मैं अपनी बीवी को रोकना चाहता था मगर हर बार मेरी बेटियां उन पैसों से अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करके खुशी से बताती तो मेरी ज़ुबान बंद हो जाती। मगर जब लगातार कई माह तक इसी तरह मेरी बीवी को 2 लाख मिलने लगे तो ठिठक कर रह गया। ना जाने कौन था जो खामखा मेरे घर पर हर माह मेरे नाम पर 2 लाख दे जाता है। मेरी बीवी जवान औरत थी और मैं बेटियों का बाप था। मुझे इस बात पर घबराहट हो रही थी। इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी किया जा सकता था। इस बार तो मेरी बीवी ने मेरी जान ही निकाल दी थी क्योंकि वे आदमी उसे 50 लाख दे गया था और मेरी बीवी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं सब काम छोड़ छाड़ कर इंडिया आ गया। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालत काफ़ी हद तक बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी बीवी ने हर माह मिलने वाले 2 लाख से मेरा कर्ज भी उतार दिया था। एक नया मकान भी खरीद लिया था। मेरी ज़िंदगी भी आसान हो गई थी मगर मुझे खामखा पैसे देने वाले का नाम और वजह जानना था। मैं महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा और जब बंदा पैसे देने आया तो मैंने ही दरवाज़ा खोला। बंदा मुझे देखकर घबरा गया था। मैंने उसे रोककर सख्ती से सवाल किया कि वे कौन है और क्यों हर माह मेरे घर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पर जब वे सर झुका झुका कर बोला तो
मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। वे बोला कि वे उस आदमी का बेटा है जिसने मेरे बाप को चोरी के इल्ज़ाम में जेल डाला था। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक बहुत बड़ी तेज लहर उठी थी। मैं उसके बाप की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था, मगर मैंने उसे इतना ज़रूर कहा था कि मैं उन जैसे कम पैसे वाले लोगों के इस दान का हकदार नहीं हूँ, इसीलिए वे पैसे वापस ले जाएं। मेरी बात पर उसे लड़के ने कहा कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर क्यों देता रहा हूँ। उसके सवाल ने मुझे अपनी जगह जमा दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे धीमी लहजे में सब बता दिया। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच के बाहर थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वे बता रहा था कि जब उसके घर चोरी हुई, उसे सुनकर वे परेशान हो गया था। उसने बताया कि उसके घर होने वाली इस चोरी के पीछे उसकी बहन का हाथ है। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और वे अपनी शादी से नाखुश थी। उसने माँ बाप के साथ उस रोज़ घर से जाते हुए खुद अपने आशिक को घर खाली होने का बताया था। मेरे बाप के घर से जाते ही उस लड़की का आशिक दोस्तों के साथ घर में घुसकर पैसे और सोना चुराकर फरार हो गया था। उन दोनों के बीच तय हुआ था कि वे बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखा दे गया और वे वापस नहीं आया। उसकी बहन की शादी हो गई और शादी के 4 माह बाद उसका आशिक उसे ब्लैकमेल करके बहुत पैसे मांगने लगा और फिर ये बात उसकी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने पहली फुर्सत में तलाक देकर अपनी बीवी को घर भेज दिया। मुझे पैसा देने वाला लड़का अपने बाप को समझाने लगा कि वे उस गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवाए क्योंकि वे बेकसूर है, मगर उसका बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा था। मेरे बाप को बेकसूर कहने पर उसे अपनी बेटी का राज खोलना पड़ता और जुल्म पर डटा रहा। जब वे जालिम शख्स 1 साल के बाद देहांत हुआ तो उसकी मौत के बाद उसका बेटा मेरे बाप के पास जेल गया था और उसे सब सच बता दिया था। और जज्बाती लड़का था, पुलिस वालों को सारी बात बताना चाहता था ताकि मेरा बाप जेल से निकल आए, मगर मेरे बाप ने उसे अपनी बहन को यूं सब में बदनाम करने से रोक दिया था। इस बात के कुछ दिन बाद मेरा बाप मर गया था, मगर जाते जाते उस लड़के को अपना कर्जदार कर गए थे। वे लड़का सबको सच बताकर बोला कि ये सारा पैसा उस जल्लत के आगे कुछ भी नहीं है। वे बोल रहा था कि ये पैसा सिर्फ अपने बाप का गुनहगारों को कम करने के हैं जो मेरे बाप पर लगाया गया था। वे लड़का मेरे घर मुझसे माफ़ी मांगने भी आया था, मगर तब मैं सऊदीया चला गया था। वे लड़का मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे ये सब बताकर चला गया और मैं सोच रहा था कि क्या ये पैसा मेरे बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है। शायद नहीं, मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छा बुरा इंसान हर वर्ग में होता है। वे भी एक जालिम बाप का एक नर्म दिल और नेक बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और नेक नीयत भी थी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।